आज का टॉपिक है हमारा गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे भारत के संविधान का कुछ ऐसा वैल्यू है जो कि हम लोगों को कुछ अलग तौर पे गाइड करता है ना। वो क्या बातें हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। देखते हैं कि आखिर क्या ड्रीम था और क्या प्रॉमिस था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या लिखा हुआ है इसके बारे में देखो। महात्मा गांधी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट देयर वेयर मैनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन। देखो यहाँ पे ना आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारे भारत के संविधान को जब लिखा गया तो टोटल मेंबर कितने थे? 299 मेंबर। उन्हीं को हम लोगों ने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और वो जो 299 मेंबर थे वो सबके सब कौन मेंबर थे? इलेक्टेड मेंबर थे, यानी कि उनको हम लोगों ने वोट देकर चुना था, है ना। लेकिन ये हैरानी वाली बात है कि यार महात्मा गांधी तो ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, ना ही हम लोगों ने उनको वोटिंग देकर चुना, तो फिर भी जब भारत के संविधान के बारे में बात होता है तो महात्मा गांधी का नाम क्यों लिया जाता है? फिर भी हमने महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन का दर्जा क्यों दिया? देखो इसलिए दिया ना क्योंकि महात्मा गांधी बेसिकली अंदर में जाके कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन बाहर ही बाहर वो बड़े लेवल पे सजेशन भी दे रहे थे कि हमारे भारत का संविधान ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। यानी कि भारत के संविधान को लिखने में महात्मा गांधी का कोई रोल नहीं है, लेकिन ना होने के बावजूद भी उसमें बहुत बड़ा उनका रोल है। वो बाहर से सारा काम कर रहे थे, वो सब बाहर से सजेशन दे रहे थे कि देखो भाई हमारे भारत का संविधान ऐसा लिखना कि किसी के बीच में कोई नफरत का माहौल ना फैल जाए। आप समझ रही है? तो महात्मा गांधी का ये रोल था। आगे इन 1931 इन हिज मैगजीन यंग इंडिया ही हैड स्पेल्ड आउट व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू। 1921 में महात्मा गांधी का एक मैगजीन निकाला गया था जो कि महात्मा गांधी के द्वारा निकाला गया था, वो था यंग इंडिया। उस यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने अपने से लिखा है कि आखिर इनको भारत के संविधान में क्या क्या चाहिए। ठीक है, आगे हिज ड्रीम वॉज टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी। महात्मा गांधी का सपना यह था कि भारत के संविधान के तहत जितने भी प्रकार के भारत में इनइक्वालिटी यानी कि भेदभाव उन सबको क्या कर दो, ख़त्म कर दो। यानी कि महात्मा गांधी का ये सपना था कि भारत में जो है ना भेदभाव खत्म होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और हुआ भी बाद में। ठीक है, ये महात्मा गांधी का सपना था, ड्रीम था। बट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वालिटीज कुड बी रिमूव्ड। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ना अलग ही सोच था। समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे एक बात ना थोड़ा सा हम आपको और बताते हैं महात्मा गांधी के बारे में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ना हमेशा महात्मा गांधी के लिए सर दर्द थे। हालांकि ये बात आपको क्लास 9th में शायद समझ में ना आए, लेकिन थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में बताते हैं। यानी कि महात्मा गांधी के मतलब कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ना एक तरीके से महात्मा गांधी के लिए सर दर्द था। मालूम है क्यों? ये चीज़ आपको हम बताएंगे जब हम क्लास 10th में आएंगे ना। क्लास 10th में एक चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें यह कहा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण महात्मा गांधी ने शपथ खा लिया था कि हम मर जाएंगे लेकिन खाना नहीं खाएंगे। फास्ट अनटो डेथ एक स्टेटमेंट है। क्लास 10th में चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें एक स्टेटमेंट है फास्ट अनटो डेथ। यानी कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में ना एक अलग विषय पर नोक झोंक हो गया था। महात्मा गांधी कुछ और कह रहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कुछ और कह रहे थे, दोनों के बीच में नोक झोंक हो गया था, जिसके वजह से महात्मा गांधी ने ये कसम खा लिया था कि हम मर जाएंगे लेकिन खाना नहीं खाएंगे। यानी कि पूरी तरीके से वो भूख हड़ताल पे चले गए थे। तो महात्मा गांधी के बहुत बड़े सर दर्द में से एक हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। क्यों थे? क्योंकि दोनों का आइडियोलॉजी अपना अलग अलग था। महात्मा गांधी कहते थे कि हमारे संविधान में ये ऐड करो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना तर्क लगा के, लॉजिक लगा के कहते थे कि नहीं ये यदि डालेंगे ना तो हमारे भारत में क्या हो जाएगा, एक तरीके से इनइक्वालिटी फैल जाएगा, लोगों के बीच में भेदभाव हो जाएगा, है ना। तो इन तरीके से दोनों में थोड़ा बहुत नोक झोंक भी समय समय पर होता रहता था। ठीक है, लेकिन बाद में महात्मा गांधी को बात मानना पड़ा, किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी बात मानना पड़ा, किसका? महात्मा गांधी का। यानी कि दोनों को बैलेंस करके बाद में संविधान बनाया गया। ठीक है, आगे ही क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एंड हिज विजन। तो बहुत बार महात्मा गांधी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विजन को नकारा है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी महात्मा गांधी के विजन को नकारा है। मतलब कि हमने कहा ना आपको दोनों के बीच में कभी कभी ना नोक झोंक हो जाता था। नोक झोंक का मतलब क्या? नोक झोंक का मतलब क्या? लड़ाई पीट नहीं। यहाँ पे नोक झोंक का मतलब है कि थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाना, है ना, बातचीत ना करना, थोड़ा सा नाराज हो जाना, इस प्रकार का। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत ये सब चीज़ चलता रहता था।
क्योंकि दोनों का आइडियोलॉजी अपना अलग अलग था, ठीक है। लेकिन दोनों का जो एक कॉमन बात ये था कि भारत का जो संविधान बनेगा वो बिल्कुल बढ़िया बनेगा। इन दोनों के बीच में बेसिकली नोक झोंक किस लिए होता था मालूम है? नोक झोंक इसलिए होता था ना, ये कहते थे संविधान में ये डालो, वो कहते थे संविधान में ये डालो, लेकिन फिर बीच का रिजल्ट क्या निकलता था? दोनों के बैलेंस करके एवरेज निकाला जाता था और दोनों के जो मूल बात है, दोनों में जो कॉमन है उसको संविधान के अंदर डाल दिया गया, ठीक है। ये चीज़ था। फाइनली जवाहरलाल नेहरू गेव हिज फेमस स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ मिडनाइट अगस्त 15 1947, यानी कि 15 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, यानी कि सारे लीडर के सामने जवाहरलाल नेहरू ने अपना एक बहुत ही ताबड़तोड़ स्पीच दिया। और उस स्पीच में बेसिकली जवाहरलाल नेहरू ने जिक्र किया किसके बारे में? हमारे भारत के संविधान के बारे में जिक्र किया कि हमारे भारत का संविधान जो है वो पूरी दुनिया से अलग संविधान है। और उसी समय से हम लोगों ने बेसिकली आज़ादी भी अचीव किया। हालांकि आज़ादी हम लोगों को कब मिला? 15 अगस्त 1947 को ही मिला। तो उसी दिन हमारे जवाहरलाल नेहरू पूरे के पूरे लीडर के सामने आते हैं और हम लोगों को एक तरीके से ना स्पीच देते हैं हमारे सामने कि आज से हमारा देश आज़ाद है और आज़ाद भारत के लिए जो संविधान लागू होगा वो यही वाला लागू होगा, ठीक है, जो लिखा जा रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हालांकि हमको यहाँ पे डेट नहीं याद आ पा रहा है कि पूरे के पूरे कितने दिन लगे थे संविधान को लिखने के लिए। यदि ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कोई डेट अच्छे से मालूम है तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है हमारा फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसॉफी क्या है, मूल बात क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो इसमें कहा गया है द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पे ना आर्टिकल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इसको ना आप ऐसे समझो, हमारे भारत का संविधान जो है ना एक तरीके से एक बुक है और एक बुक के अंदर जिस प्रकार से अलग अलग चैप्टर होता है उसी प्रकार से हमारे भारत के संविधान में अलग अलग आर्टिकल है। आर्टिकल का मतलब सिंपली चैप्टर, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के आर्टिकल है। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं सिविक्स क्लास 9th का, तो एक सिविक्स का बुक है आपके पास, उसमें 5-6 चैप्टर है ना। वो चैप्टर को यहाँ पे क्या कहा गया है संविधान में? आर्टिकल कहा गया। लेकिन ये जो पूरे के पूरे बुक का निचोड़ है, जो समरी है, वो क्या है मालूम है? आपके इंडिया का प्रियम्बल। यानी कि यदि आपको पूरा का पूरा संविधान पढ़ने के टाइम नहीं है आपके पास, तो कम से कम आप क्या कर लो, इंडिया का जो प्रियम्बल है उसको आप पढ़ लो, तो आपको मालूम चलेगा कि ये पूरा का पूरा हमने संविधान ही पढ़ डाला, ठीक है। तो वही हमारा प्रियम्बल है। तो प्रियम्बल बेसिकली कुछ नहीं है, प्रियम्बल हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से समरी है। क्या है? समरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज, दिस इज कॉल्ड द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमारा जो भारत का जो प्रियम्बल है वो बहुत ही छोटे छोटे बातों को उसमें लिखा गया है, लेकिन उन सारे छोटे छोटे बातों का मीनिंग बहुत गहरा है, जिससे उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी। इन सभी का मतलब जो है ना आप एक शब्दों में बता तो देंगे, लेकिन इन सब का गहराई से मतलब यदि आपको जानना है तो पूरा का पूरा आपको संविधान पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो भारत का संविधान आपको पढ़ने का यदि टाइम नहीं है ना, तो कम से कम आप प्रियम्बल को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि भारत का संविधान हमको कहना क्या चाहता है, ठीक है। चलिए आगे। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitutions with a preamble। अब यहाँ पे देखो, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, यानी कि भारत के संविधान का एक प्रियम्बल भी होना चाहिए, एक समरी वाला भी रूप होना चाहिए। ये हम लोगों ने कहाँ से अडॉप्ट किया? अमेरिका से। यानी कि अमेरिका का उस समय पे जो संविधान था उसका अपना खुद का प्रियम्बल था। मतलब कि भैया आपको पूरा संविधान पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, टाइम नहीं है, तो आप बस प्रियम्बल पढ़ लो। तो वहाँ से हमको आइडिया मिला कि क्यों ना हमारे भारत का भी एक प्रियम्बल तैयार किया जाए। तो हम लोगों ने भी अपना एक प्रियम्बल तैयार किया, जो कि आपके हर एक एनसीईआरटी के पहले या फिर दूसरे पहले पेज में लिखा हुआ रहता है। इसमें आप देखेंगे तो आपको भारत का प्रियम्बल मिल जाएगा। और उसको देखते देखते ना, यानी कि हमको देखते हुए, इंडिया को देखते हुए, अमेरिका को देखते हुए, बाकी सारे कंट्री के अंदर भी अलग अलग प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों ने अपना बनाया और उनका भी अपना एक प्रियम्बल बनाया गया। यानी कि हर एक कंट्री ने अपने संविधान का, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक अपना नया प्रियम्बल तैयार किया, जिसके तहत यदि आपके पास टाइम नहीं है पूरा पढ़ने का तो आप बस उसके प्रियम्बल को पढ़ लो, बाकी सारा काम बन जाएगा, ठीक है। चल आगे। उसके बाद है द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक अ पोएम ऑन डेमोक्रेसी। यानी कि हमारे भारत का जो संविधान का जो प्रियम्बल है वो इस प्रकार से है ना, जैसे आपको लगेगा ना कि संविधान के ऊपर
यानी कि डेमोक्रेसी के ऊपर एक पोयम लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरीके से है। उसमें बहुत आराम से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, एकदम बिल्कुल कविता की तरह लगेगा। और इसको कभी कभी आप रुक के पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, एकदम फ्लो में पढ़िए, बिल्कुल कविता की तरह लगेगा आपको, ठीक है। यानी कि डेमोक्रेसी के ऊपर एक तरीके से ये कविता ही लिखा गया है। आगे, इट कंटेन्स द फिलोसॉफी ऑन विच द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन बिल्ट। तो इस पूरे के पूरे प्रियम्बल में ये लिखा गया है, बेसिकली ये बताया गया है कि आखिर हमारे संविधान का फिलोसॉफी क्या है। फिलोसॉफी का मतलब क्या है कि हमारे भारत के संविधान का मकसद क्या है, उसमें मेन बातें क्या लिखी गई हैं, ये सारा का सारा पॉइंट आपको आपके प्रियम्बल में मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि देखो, यदि पूरा आपके पास टाइम है प्रियम्बल को पढ़ने का तो पूरा पढ़िए, पूरा पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है, सॉरी संविधान को पढ़ने का पूरा टाइम नहीं है, तो बस आप उसके प्रियम्बल को समझ लीजिए, उसके सारे बातों को आप समझ जाएंगे, ठीक है। आगे, इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवेल्युएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ गुड और बैड। तो हमारे भारत का जो संविधान है ना, वो इस प्रकार से लिखा गया है कि उसको आप खुद भी पढ़ेंगे ना तो एक बार समझ में आ जाएगा आपको, पहला बात। दूसरी बात, जब आप उसको आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि भारत में नियम कानून रूल्स एंड रेगुलेशंस किस प्रकार से काम करते हैं, गवर्नमेंट यहाँ पे काम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है, सब चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा जो प्रियम्बल है, भारत का जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक तरीके से भारत के संविधान का सोल है। सोल का मतलब क्या हो गया, एकदम आत्मा है एकदम, मतलब ये हो गया कि यदि पूरा बॉडी हमारा संविधान है तो उस पूरे बॉडी का आत्मा जो है ना वो हमारा प्रियम्बल है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? चलो, तो ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। एक छोटा सा टॉपिक हमारा इसमें बच रहा है, चलो इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, इसके बारे में देखा जाए, द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का मतलब यहाँ पे है कि अलग अलग प्रकार के कामों को करने के लिए अलग अलग इंडिया में डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट अलग है अपना, हेल्थ डिपार्टमेंट अलग है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अलग है, इसी को हम लोग कहते हैं इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। उसी प्रकार से हमारा जस्टिस अलग है ना, लेजिस्लेचर अलग है, उसके बाद फिर हमारा एग्जीक्यूटिव अलग है, यानी कि इसी को हम लोग कहेंगे बेसिकली इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का मतलब सिंपल समझिए, अलग अलग कामों को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सिस्टम बना दिया गया, उसी को हम लोग कहते हैं इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे भारत के संविधान में लिखा गया है कि कौन से डिपार्टमेंट का क्या पावर है, क्या पावर नहीं है, इस सब का सब चीज़ उसमें लिखा गया है। आगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, सो इट नीड्स टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड। तो हमारे भारत का जो संविधान है वो बहुत ही लंबा और डिटेल डॉक्यूमेंट है, तो ज़रूरी है इसके लिए कि समय समय पे इसमें बदलाव भी होना चाहिए, और बिल्कुल होना भी चाहिए और होता भी है। यानी कि आज भी हमारे भारत के संविधान में बदलाव लगातार होते रहे हैं और होता ही रहेगा। जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे हमारा ज़रूरत भी बदलेगा, ज़रूरत बदलेगा तो भारत के संविधान में जो लिखा गया उसको बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो भी रहा है आज और आगे भी होगा। Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with people's aspirations and changes in society। जब हमारे भारत के संविधान को बनाया जा रहा था तो जो लीडर इसमें शामिल थे उनको मालूम था कि आने वाले समय में भारत के संविधान में बदलाव की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उन्होंने एक प्रावधान भी रखा था कि समय के अनुसार जैसे जैसे समाज बदलेगा वैसे वैसे हमारे भारत के संविधान में भी चेंजेज किए जाएंगे। यानी कि उस समय ही उनको समझ में आ गया था कि भारत के समय, यानी कि उनको उस समय ही समझ में आ चुका था कि जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें बदलाव होगा, और आज हो भी रहे हैं। तो सोचो हमारे लीडर कितने महान थे, उनको मालूम था कि आगे आने वाले समय में बदलाव तो इसमें करना ही पड़ेगा, तो उन्होंने बदलाव का भी प्रावधान इसमें रखा था, ठीक है। आगे, दे डिड नॉट सी इट एज अ सेक्रेड स्टैटिक एंड अनअल्टरेबल लॉ। उनको ना, उन सभी लोगों ने इनको एक तरीके से ऐसा नहीं देखा कि सेक्रेड है, स्टैटिक है और अनअल्टरेबल है, मतलब कि उन्होंने इसको इस तरीके से देखा कि भैया ये संविधान है, बस एक रिटन डॉक्यूमेंट है, बदलाव पड़ेगा तो इसमें बदलाव किया जाएगा। यानी कि जैसे कोई भी चीज़, जैसे सेक्रेड का मतलब क्या होता है, एकदम धार्मिक, यानी कि उन्होंने अपने संविधान को ऐसा नहीं माना था कि इसको बदला ही नहीं जाएगा। उनको मालूम था कि समय के अनुसार इसको बदलना ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने इसको क्या रख दिया, चेंजेबल रख दिया कि भैया इसको थोड़ा सा बदला भी जा सकता है, ठीक है। तो उन्होंने बदलना उसमें ज़रूरी समझा तो बदला भी जाता है आज के समय में। आगे, सो दे मेड प्रोविजंस टू मेक चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो समय के अनुसार इसमें बदलाव भी किए जाते हैं
और इस बदलाव को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहेंगे। अमेंडमेंट का मतलब होता है हिंदी में संशोधन। संशोधन का मतलब सिंपल सा, समय के अनुसार बदलाव का जरूरत है उसमें बदलाव करो, चेंज का जरूरत है तो चेंज करो उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री। भारत का संविधान हमको ये भी बताता है कि आप अपने लीडर को कैसे चुन सकते हैं, और जिस लीडर को आप चुनेंगे बाय वोटिंग वो आपके लिए क्या काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये सब कुछ हमारे संविधान में लिखा गया है। ठीक है, आगे इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजन। भारत का संविधान हमको ये भी बताता है कि किस इंसान के पास कौन सा पावर है और किस इंसान के पास कौन सा पावर नहीं है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर है, प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है, चीफ मिनिस्टर के पास क्या पावर है, इस सब का सब हमारे भारत के संविधान में लिखा गया है। ठीक है, आगे ऑल्सो इट पुट्स लिमिट्स to what the government can do by providing some rights to the citizen that can be violated। यानी कि यहाँ पे ये भी बताया गया है कि यदि गवर्नमेंट आपके साथ गलत करती है तो एक आम आदमी क्या कर सकता है गवर्नमेंट के खिलाफ, ये भी हमारे भारत के संविधान में बताया गया है। मतलब कि यदि गवर्नमेंट आपके लिए कुछ गलत करती है, गवर्नमेंट आपको राइट प्रोवाइड नहीं करती है, तो आपके पास ये प्रावधान है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हैं, कोर्ट तक जा सकते हैं, उनको सज़ा दिलवा सकते हैं। ठीक है, तो ये खूबसूरती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो संविधान हम लोग आज भारत में फॉलो करते हैं ऐसा संविधान पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट कहता है, पूरी दुनिया भी मानता है इस चीज़ को। ठीक है, चलिए कोई डाउट है इस चैप्टर में? तो ऑनलाइन वाले बच्चे ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। किसी टॉपिक में आप लोगों को कहीं पे डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।